चैप्टर नंबर 10 मैटर। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर में बेसिकली मैटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। मैटर में कितनी टाइप्स होती हैं मैटर की, मैटर के बारे में कोई थ्योरी जो दी गई है वो है। मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो पहला टॉपिक हमारा जो है वो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन से है, मैटर। सो एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. So you can say that anything which has volume and mass is called matter. You can say the stuff by which the universe is made up of is called matter. यानी हर वो चीज़ जिससे कि दुनिया बनी है ये आज, तो इसे हम मैटर कहते हैं। और जनाब ये हमारा मेन उसमें, जैसे अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम जो दिखाई दे रही हैं ये मैटर की हैं। इसमें जितनी भी चीज़ों को आप देख सकते हैं, लाइक टेबल, चेयर, वॉल, फैन, वॉल क्लॉक, any kind of bulb, tube light, door lock, floor mat, carpet, whatever I mean available which you can see is made up of matter. हर चीज़ जगह घेर रही है, वजन रख रही है, पानी है, चाय है, खून है, ये सर हम खुद भी हैं। एग्जैक्टली वी ऑल आर आवरसेल्फ, हम लोग खुद भी मैटर के बने हुए हैं। तो अब ये सब चीज़ें जो हैं ये मैटर की बनी हुई हैं, लेकिन हमारे आसपास कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैटर से नहीं बनी। अगर हम मैटर को समझना चाहते हैं तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ है। तो लाइट है, वॉइस है, हीट है और ऐसी बेशुमार एनर्जीज की फॉर्म है जो हमारे आसपास हैं। तो एनर्जी इज़ नॉट अ मैटर, वो बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटी है मैटर की। और जो मैटर मतलब मैटर की नहीं, मैटर के अलावा एक अलग चीज़ है। और हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर वो चीज़ है जिससे पूरा यूनिवर्स बना हुआ है और जगह भी घेरेगा, वजन भी रखेगा। तो हमारे पास जो अब तक डिस्कवर्ड मैटर की फॉर्म्स हैं वो 5 हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिनको तमाम लोग जानते हैं, आम लोग जानते हैं। फिर इसके अलावा प्लाज्मा और बोज आइंस्टाइन। हम इन्हें वैसे तो न्यूली डिस्कवर्ड कहते हैं, लेकिन इनकी डिस्कवरीज भी तकरीबन ऑलमोस्ट एक सेंचुरी तो हो गया है। जैसे बोज आइंस्टाइन के बारे में 1929 में ही आइंस्टाइन और बोज ने जो है, नैथ बोज ने डिस्कवरी कर लिया था या मालूमात ले ली थी, लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 90s में हुई है जाकर के, यानी आज से तकरीबन 20-25 साल पहले की बात है। इसको यूनाइटेड स्टेट के जनाब एक यूनिवर्सिटी में इसको रजिस्टर्ड किया गया। तब इसकी डिस्कवरी एक टीम के साथ, पूरी साइंटिस्ट की टीम के साथ इसको डिस्कवर करके रजिस्टर्ड किया है। डिस्कवर नहीं, सॉरी, गलत लफ्ज़ हो जाएगा। रजिस्टर्ड किया गया, बाकायदा तौर पे इसे एक्सेप्ट किया गया कि हाँ ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। प्लाज्मा इससे पहले जो है वो एक्सेप्ट की जा चुकी थी। तो सॉलिड जो है वो चीज़ें होती हैं जिनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉलिड के बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, इनके दरमियान कोई गैप नहीं होता। वाइब्रेट दे वाइब्रेट एट देयर पोजीशन, अपनी जगह पर वाइब्रेट करेंगे ये। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल और ये बिल्कुल दब नहीं चल सकते। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि भाई अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आसपास जो चीज़ें मौजूद हैं सॉलिड की, हम उसे कंप्रेस करके, छोटा करके एक जगह जमा नहीं कर सकते। ठीक है, जो उसकी शेप है वो उसी शेप में रहेगा, उसकी ज़्यादा शेप चेंज नहीं कर सकते। सॉलिड की एक और प्रॉपर्टी है कि सॉलिड को डिफ्यूज भी नहीं कर सकते हम किसी दूसरी चीज़ में। तो सॉलिड्स आर इनडिफ्यूजेबल, राइट? इन किसी दूसरी चीज़ में आपस में डिफ्यूज नहीं हो पाते। वरना जो है आपका जो कॉपी पे कॉपी रखी है वो डिफ्यूज हो जाती है, तो दोनों को अलग करना मुश्किल हो जाता है। हम खुद चेयर पे बैठते हैं, अगर सॉलिड डिफ्यूज हो रहे होते हैं तो चेयर में डिफ्यूज हो जाते हैं, तो ये भी एक मुश्किल मरहला था। ऐसे ही मुख्तलिफ चीज़ें जो सॉलिड एक दूसरे पे रखी गई हैं, तो वो आपस में अगर उनके मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो जाते हैं तो उनको अलहदा करना एक अलहदा मुश्किल मामला होता है, जो कि हमारे ऑब्जर्वेशन में, मुशाहिदे में नहीं है। तो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल और सॉलिड्स आर ऑल्सो इनडिफ्यूजिबल, ठीक है, डिफ्यूज भी नहीं होते। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉलिड के पहले बताए जा चुके हैं कि वाइब्रेट करते हैं।
ये बात फैक्ट है कि आप जो सॉलिड है, अगर आप किसी चेयर को आप अगर हल्का सा उठाएं, उसके चेयर के नीचे कोई चीज़ रख दें या आप अपना हाथ रख के हल्का सा चेयर को दोबारा रखेंगे तो चेयर का सारा वजन आपके हाथ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड अपना जितना भी प्रेशर है वो अपने बॉटम पर देते हैं, यानी उनका जो बॉटम है, पैदा है, राइट, वहीं सारा का सारा प्रेशर आ रहा होता है। हम खड़े होंगे तो हमारा प्रेशर हमारे पाँव के नीचे आएगा। लिक्विड स्टेट जो है वो स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़े से लूज हो जाते हैं और लेयर्स की शक्ल में मूव करते हैं। लिक्विड के अंदर लेयर्स बन जाती है मॉलिक्यूल्स की और एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर फ्रिक्शन के थ्रू या मूव करती है तो उसमें फ्रिक्शन भी होती है, इसे विस्कोसिटी कहते हैं। लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, यानी इनका वॉल्यूम ग्लास में डालें ग्लास जैसा, फर्श में डालें फर्श जैसा, और अगर ट्यूब में डालेंगे ट्यूब जैसा हो जाएगा। इसी तरह से लिक्विड्स को अगर आप जो है मतलब किसी भी और जगह फेंकते हैं तो उस शक्ल वो शक्ल इख्तियार कर लेगा लिक्विड। पानी है, ऑयल है, किसी भी चीज़ को ले लीजिए तो वो वही शक्ल इख्तियार करता है जिस कंटेनर में उसे डाला जाता है। लिक्विड के दरमियान बहुत मामूली सी स्पेस होती है और इसी वजह से ये वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये लेयर्स की शक्ल में मूव करते हैं, मैंने पहले आपको बताया। और इसके अलावा लिक्विड जो है वो अगर उनको हम हीट करें तो उनके मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर ये इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये बॉन्डिंग जो होती है, बॉन्ड जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स को अलहदा कर देती है, यानी जो जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें दूर कर देगी। जैसे ही मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बढ़ेगी तो वो मॉलिक्यूल जो है लिक्विड के वो गैस बनना शुरू हो जाएंगे। मैटर की तीनों स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैस में जो बड़ा फ़र्क है वो है मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस का। सॉलिड में स्पेस नहीं होती बिल्कुल भी, लिक्विड में थोड़ी सी स्पेस होती है और गैसेस में लामहदूद स्पेस होती है, उनके दरमियान खासा फासला हो सकता है, तो इसलिए वो गैस कहलाते हैं। इसका मतलब है कि किसी मॉलिक्यूल को अगर आपस में दूर कर दिया जाए तो वो जो है लिक्विड और गैस बन सकता है। लिक्विड भी अपना प्रेशर अपने बॉटम पर एक्सर्ट करते हैं, इसीलिए जो हमारे पानी के टैंक का जो नल है वो नीचे लगाया जाता है ताकि सारा पानी वहाँ से निकल जाए। एक तो वो हो गया, दूसरी वजह वहाँ प्रेशर ज़्यादा आता है। इसी तरह से अगर आपने देखा हो आपके घरों में जो तीसरी मंजिल पे टैंक है, अगर उसका पानी सबसे नीचे के फ्लोर पे देखा जाए तो ज़्यादा प्रेशर से आ रहा होता है, दूसरे फ्लोर पे थोड़ा सा कम प्रेशर हो जाएगा और थर्ड फ्लोर जहाँ टैंक लगाया गया है वहाँ उसका प्रेशर कम हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल टैंक के साथ आ जाएंगे तो वो नल का प्रेशर और ज़्यादा कम हो जाएगा। इसका मतलब लिक्विड जो है वो अपने बॉटम पर प्रेशर डालते हैं, जितना ज़्यादा उनकी डेप्थ होगी उतना ही ज़्यादा उनका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लिक्विड में भी कंप्रेशन नहीं होती और ये जो है तो इनकम्प्रेसिबल तो होते ही होते हैं, लेकिन ये डिफ्यूजेबल होते हैं, ये कंप्रेस नहीं हो सकते लिक्विड सॉलिड की तरह। सॉलिड भी कंप्रेस नहीं होता, लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होता है। लेकिन जो आपका वो है ये लिक्विड है ये डिफ्यूज हो जाता है। हमने देखा है मुख्तलिफ, अगर एक ग्लास में पानी में इंक का एक ड्रॉप डाला जाए तो थोड़ी देर में वो इंक जो है वो पूरे के पूरे पानी में जो है वो डिफ्यूज हो जाएगी। इसी तरह से अगर जो है आप किसी रंगदार कपड़े पर पानी डाल देंगे तो हम देखते हैं कि वो जब पानी बाहर निकलता है तो उस कपड़े का, यानी आप सिर्फ उस पर हल्का सा एक गीला कपड़ा दूसरे गीले कपड़े पर रख दिया जाए और दोनों में से किसी एक में रंग छूटता हो तो आप देखेंगे कि जिसका रंग छूटता है वो रंग जो है वो धीरे धीरे, यानी वो लिक्विड कलर लिक्विड जो है वो दूसरे वाले ट्रांसपेरेंट लिक्विड में शिफ्ट कर जाएगा, एक दूसरे पर चढ़ जाएगा। इसका मतलब है ये जो चढ़ना आम जबान में आप कहते हैं ये एक्चुअली डिफ्यूजन है। तो लिक्विड डिफ्यूजेबल होते हैं। इसी तरह से गैसेस, जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे तो लिक्विड जो है वो एक ख़ास टेम्परेचर पे गैस बन जाता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉयल होने के बाद गैस जो है वो बन जाती है और गैसेस का कोई अपनी शेप नहीं होती। गैसेस तो किसी भी शेप में रहेंगे, कमरे में हैं, बैलून में हैं या कि सिलेंडर में हैं उसकी शक्ल होगी। सिलेंडर गैसेस की अपना कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता और शेप भी फिक्स नहीं होती। वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और शेप भी फिक्स नहीं है गैसेस की, यानी गैसेस जो है वो सॉलिड और लिक्विड से एक और अंदाज से मुख्तलिफ हो गए। एक तो मॉलिक्यूलर फ़र्क आ गया दोनों के दरमियान, तीनों के दरमियान के मॉलिक्यूलर डिस्टेंस का डिफरेंस आ रहा है। दूसरा यहाँ पर
शेप का फ़र्क आ रहा है कि ना तो शेप गैस की अपनी होती है, ना वॉल्यूम अपना होता है। सॉलिड का शेप भी अपना होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। लेकिन गैसेज़ में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं फिक्स नहीं हो सकती। थोड़ा-सा गैस जो है वो पूरे कमरे को ओवर ऑक्यूपाई कर सकता है। फिर इस तरह से मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज़ जो है वो उनके दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा है। ये प्रेशर जो है दीवार के ऊपर, यानी जिस कंटेनर में इन्हें बंद किया जाता है, तो ये उसको ज़ोर-ज़ोर से हिट करते हैं और उसमें एक टेंशन या एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। इसकी बड़ी एग्ज़ाम्पल अगर आप देखना चाहें, बड़ी कॉमन सी एग्ज़ाम्पल हमारा कार का टायर है और इसके अलावा हमारा जो बैलून्स हैं वो हैं। बड़ी कॉमन एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके समझने के लिए। बैलून एक बिल्कुल सॉफ्ट सा स्ट्रेचेबल मटेरियल होता है। जब उसमें एयर भर दी जाती है, अगर आप बैलून को किसी शक्ल में रख दें, तो आप दूर से देखें तो आप ये जज नहीं कर सकते कि ये इसमें हवा भरी है या सॉलिड है। क्योंकि उसमें मौजूद गैसेज़ जो हैं वो उसकी दीवारों को बाहर की तरफ इस कदर पुश करती हैं कि वो बिल्कुल सॉलिड की तरह दिखाई देता है। जब आप उसे हाथ लगाएँगे और दबाएँगे, तब जाकर आपको महसूस होगा कि इसके अंदर हवा भरी हुई है। अदरवाइज़ हो सकता है दूर से देखने पर बस ख़ास बैलून जो है वो सॉलिड ही महसूस हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हवा भर के रखा जाता है, वो देखने में जो है ना वो सॉलिड लग रही होती है, लेकिन वो सॉलिड नहीं होती। वो हाइड्रोलिक होती हैं, उनमें एयर फिल होती है। और गैसेस जो हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं, इसीलिए बड़ी-बड़ी गैसेस की मिकदारों को हम लिक्विड बना देते हैं कंप्रेस करके लो टेम्परेचर पे, और ये इस्तेमाल होती हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। जैसा कि सीएनजी अगर आपने सुना हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गैस जो है इसको हम, यस सर। ये आपकी गाड़ियों में इस्तेमाल हो रही होती है और कारों में, ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी भी कहते हैं उसे। आपकी जो प्रोपेन और ब्यूटेन जो है, इन दोनों को मिलाकर ये गैस बनती है। और ये जो गैसेज़ हैं, ये कंप्रेस करके पहुँचाई जाती हैं। आपने देखा होगा छोटे-छोटे जो लाइटर्स होते हैं, जो आम तौर पे जो है आपके किचन में स्टोव्स को ऑन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या स्मोकर्स आम तौर पे स्मोकिंग के लिए, सिगरेट को लिट करने के लिए, जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उनमें, उन लाइटर्स में, ट्रांसपेरेंट लाइटर्स में एक अंदर की तरफ लिक्विड होता है। दरअसल ये लिक्विड नहीं होता, ये गैस होती है जिसे कंप्रेस करके उसे लिक्विड की शक्ल में लाया जाता है। तो गैसेज़ आर कंप्रेसिबल। गैसेज़ का प्रेशर उसके कंटेनर की वॉल्स पे है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज़ जो हैं वो एक-दूसरे में डिफ्यूज़ कर जाते हैं, परफ्यूम लगाते ही पूरा कमरा महक जाता है। और अगर किसी सीवरेज लाइन के पास जा रहे हों, तो आप देखें उसके आस-पास का जो पूरा गैसोस एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा होता है, और ख़ास तौर पे उसकी जो बदबू होती है वो अनबेरेबल होती है। उसकी वजह यही होती है कि हालाँकि ड्रेन तो नीचे है, एक जगह है, लेकिन आपको उसके करीब जाने से या उसके कुछ फासले से उसकी जो स्मेल आ रही है, उसकी वजह ये है कि उसके अंदर से निकलने वाली गैसेज़, बदबूदार गैसेज़ जो हैं, वो हवा में डिफ्यूज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से आस-पास का माहौल भी बदबूदार हो जाता है। तो ये जो अंदाज़ा है आपको, इससे, इन दोनों बातों से, परफ्यूम के फैलने और स्मेल वाली गैस यानी बदबू वाली गैस जो है, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि गैसेज़ एक-दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाती हैं बआसानी। प्लाज़्मा जो है ये आयनाइज़्ड स्टेट होता है मैटर की। इसमें पार्टिकल्स जो हैं, मतलब फ्री चार्ज पार्टिकल होते हैं, काफ़ी सारे मतलब चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं इसके अंदर। ये मैटर की एक डिफरेंट शक्ल है। एटम इसमें उस तरह ऑर्गेनाइज़ नहीं होते जैसा कि आम मैटर के अंदर सॉलिड लिक्विड में ऑर्गेनाइज़ होते हैं। इसमें न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स का ब्लेंडेड मिक्सचर होता है। और ये आप इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि एन आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर कंटेन्स इनफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स फॉर इट्स डायनामिकल बिहेवियर टू बी गवर्न्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉल्ड प्लाज़्मा। ये इसकी एक फॉर्मल सी डेफिनिशन है। अगर आप इसके देखें तो ये इसकी इज नॉट लाइक इन द शेप लाइक कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर, इट इज लार्जली कंसर्न विद आयनाइज्ड गैसेस। बोज-आइंस्टाइन जो है ये हमारी पांचवी स्टेट है जो अब तक डिस्कवर हुई है। और इसका जो, इसको आप ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो है एग्जिस्ट करती है बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे, लाइक सूरज के अंदर, स्टार्स में प्लाज्मा मौजूद होता है, नॉर्दर्न लाइट्स में प्लाज्मा मौजूद है, हमारे आम फ्लेम के अंदर प्लाज्मा मौजूद होता है। लेकिन बोज-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट जो है ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे
इवन -273 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाएंगे तो गैसेस जो है वो बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। तो ये जो है मतलब उसको करवाया जाता है स्पेशल सिनेरियोज में मिलाकर। ये आपकी 5 ही स्टेज है मैटर की। आई होप ये बातें समझ में आ रही। आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने यहाँ नोट्स में इसकी डिस्कवरी जो है इससे रिलेटेड कुछ बातें लिख दी हैं। जैसे ये फॉर्म जो है 1924 में अल्बर्ट आइंस्टाइन और जो है सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वांटम फॉर्मूलेशन के बेसिस पर जो है वो बनाई थी। तो अमेरिकन साइंटिस्ट जो है ना वो हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टाइन है और इंडियन साइंटिस्ट हैं सत्येंद्र नाथ बोस या बोसनाथ भी इसके नाम में आता है ये। तो ये जनाब डिस्कवर हुआ। इसके अलावा जो है इसकी जो आप कह लीजिए कि इसकी जो मैंने अभी आपको कहा था इसको बाकायदा तौर पे एक्सेप्ट करना, तो ये एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस जो है बीईसी ने जो है 1995 में इसको एक्सेप्ट किया गया। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से बीईसी को रजिस्टर किया गया। एरिक कार्नेल एंड कार्ल वैन वेमैन ऑफ जेला, राइट? एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है, और इसके साथ जनाब हमने इस टेक्नोलॉजी एनआईएसटी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर, इन्होंने कूल गैस रुबीडियम को जो है 1.7 इंटू 10⁻⁷ केल्विन पे ले जा करके इसको जीरो एब्सोल्यूट डिग्री सेंटीग्रेड जीरो केल्विन कहते हैं हम, एब्सोल्यूट जीरो पे ले जा करके इसने उससे भी नीचे ले जाकर इसको बनाया। और फिर जनाब इसका एक और इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी का एमआईटी, वोल्फगैंग कैट्रेल, ये भी इनके साथ थे। और फिर ये जनाब जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है सोडियम एटम्स के थ्रू क्रिएट किया गया। तो ये एक हमारे मतलब समझ लें कि 2001 के अंदर इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला इन सब लोगों को, और ये डेफ़िनेटली हकदार थे इसके, क्योंकि पाँचवीं स्टेट मैटर की डिस्कवर किया, और ना सिर्फ डिस्कवर किया बल्कि उसको एक्सेप्ट करवाया लोगों से रजिस्टर, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट जब सवालात करते हैं, पूछते हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान या उस पूरे सेमिनार के दौरान, तो उस वक़्त वो जो बात मौका होता है उसमें अगर आप किसी भी चीज़ को जो अपनी रिसर्च है उसको एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं, तो उसके बारे में तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को हमने ऑलरेडी देख लिया है। इनकी एक कंपैरेटिवली टेबल आपके सामने है, इसे भी ज़रा आप देख लीजिए 1 मिनट। ये इनकी शेप, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के लिहाज से, कंप्रेसिबिलिटी के लिहाज से, डिफ्यूजिबिलिटी के लिहाज से, इक्वेशन के लिहाज से और मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिहाज से ये आपस में किस अंदाज में डिफरेंट होते हैं। इलास्टिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा कॉमन सी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगा। हमारे आसपास बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिनमें लचक मौजूद है, जिसमें रबर है, प्लास्टिक है, जिसमें कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, कुछ धागे ऐसे होते हैं जो लचकदार होते हैं। तो ये लचक जो है इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। किसी भी मटेरियल का अपनी शेप में दोबारा वापस आ जाना, उसकी शेप को बिगाड़ने के बाद, तो उसे हम उस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ applied deforming force is called elasticity. When a force is applied on an object, a change in shape, volume, or length takes place, and by the removal of the force, body regains its original shape of the volume. This phenomena of regaining of shape after removal of external force is called elasticity. अच्छा, अब हर बॉडी की अपनी एक लिमिट टू बेयर है, यानी उसको बेयर करने का एक लिमिट है, उससे ज़्यादा वो नहीं बेयर कर सकता। तो इसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट। देयर इज अ लिमिट फॉर एन अप्लाइड फोर्स विद इन विच एन ऑब्जेक्ट कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। दिस लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। यानी अगर आप उसकी इलास्टिसिटी को देखना चाहें और किसी बॉडी को आप उसको स्ट्रेच करें स्ट्रेच करें स्ट्रेच करें, एक वक्त आएगा कि वो उसकी शक्ल में बिगाड़ आ जाएगा और वो मुकम्मल बिगाड़ होगा फॉर एवर। अब वो दोबारा अपनी शक्ल में खुद से नहीं आएगा। तो ये वो पॉइंट है जिसे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। यानी इस लिमिट के क्रॉस होने के बाद बॉडी जो है वो मुकम्मल तौर पे अपनी शक्ल चेंज कर लेती है, फिर दोबारा अपनी शक्ल में वापस नहीं आती। इसीलिए प्लास्टिक वगैरह में जो होता है, अगर आप ज़्यादा उसको करें तो या तो टूट जाएगा या फिर वो बेंड होके टेढ़ा-मेढ़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऐसा। दिस इज़ कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विद इन व्हिच द बॉडी एक्हिबिट्स इलास्टिसिटी
is called elastic limit. इसको हम elastic limit कहेंगे. तो डिस्क्रिप्शन इसकी जो है अगर आप देखना चाहें तो मैंने अभी आपको बता दिया ऑलरेडी कि जनाब किस तरह से ये मतलब मटेरियल जो है आपस में हो जाते हैं. बॉडी विद स्मॉलर स्ट्रेन is more elastic than the body having a larger strain. So when the same amount of stress is applied, in other words, it can be said that under same stress applied, the bodies which are easily deformed are less elastic, like rubber, plastic, etc. And the bodies that undergo deformation with difficulty are more elastic, like steel, copper, etc. यानी आयरन या स्टील जो है वो किसी रबर या प्लास्टिक से ज़्यादा इलास्टिक होता है क्योंकि उसकी शेप में परमानेंट चेंज लाने में हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस वजह से. तो ये एक साइंटिफिक रीज़न भी आता है व्हाई आयरन इज मोर इलास्टिक देन रबर. तो इसका साइंटिफिक रीज़न जो है ना वो क्या है, बिकॉज iron is more elastic than rubber because a large amount of force required to bring a permanent change in the shape, volume or length of iron, while a little amount of force can produce a permanent change in the shape of a rubber. यानी आयरन को जो है एक बड़ी अमाउंट में फोर्स चाहिए उसको परमानेंट चेंज करने के लिए शेप का, जबकि रबर और प्लास्टिक वगैरह जो है इनको इतनी फोर्स नहीं चाहिए होती परमानेंट शेप चेंज करने के लिए. तो इसलिए आयरन एंड स्टील आर मोर इलास्टिक देन रबर. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्ट्रेस. अच्छा, स्ट्रेस को अगर आप फील करना चाहते हैं तो आप अगर अपनी फिंगर को बेंड कर लें. Look, as I'm doing it, अच्छा अब अगर आप अपनी फिंगर को लें और स्ट्रेस इस तरह से कीजिए, देखिए ऐसे, बिल्कुल ऐसे, राइट. ये देखिए, अगर आप इसको ऐसे करके बेंड करें, ये देखिए जितना ज्यादा, मेरे तो फिंगर इतनी ज्यादा बेंड नहीं हो रही, तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको एक फील होगा, यहाँ यू विल फील समथिंग. तो ये फीलिंग आपको बता रही है कि यहाँ के जो मसल्स हैं ये स्ट्रेच हो रहे हैं और ये इन मॉलिक्यूल्स को वापस लाना चाह रहे हैं. दे वांट टू ब्रिंग इट बैक. ऐसा करके देखिए, कैटरपिलर में करते हैं ना, तो ये जो चीज है जो इसको रोक रही है, यहाँ मॉलिक्यूल्स जो है इसको वापस रोक रहे हैं, ये इस स्ट्रेस का सबब बन रहा है. The opposing force, this opposing force applied per unit area is basically becoming the reason of stress. या इसी को हम stress कहते हैं. The opposing force applied per unit area by the molecules of an object against the change produced in its shape is called stress. यानी opposing force applied per unit area, जितना ये एरिया है इसका यूनिट एरिया में जो भी अपोजिंग फोर्स है उसको जो है अप्लाई करने, वो अपोजिंग फोर्स जो है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस. इसी की वजह से इसकी शेप में चेंज आता है. अगर स्ट्रेस खत्म हो जाए तो उसका परमानेंट चेंज आ जाएगा. Keep remember, right? The change produced in the shape, right, is just because what? Just because of this stress. Greater the stress, greater the change. तो स्ट्रेस क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया. इसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा. आप देखिए 6 के जैसा छोटा सा एक सिंबल बना हुआ है सिग्मा, और उसका ये स्ट्रेस के लिए लिया गया है. F अपॉन ए यूनिट इसकी बन जाएगी न्यूटन पर मीटर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्या यूनिट बन रही बेटा?